हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर परमाणु शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि इस चैप्टर को शुरू कीजिए, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने परमाणु वाले चैप्टर को लेकर के। दोस्तों 11th की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही मज़ेदार है और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो साथ साथ इस चैप्टर को पढ़िएगा और ऐसे पढ़िएगा कि आपको मजा आए, मतलब कुछ सीखने के लिए पढ़िएगा। शुरू करते हैं। सारी की सारी कहानी शुरू होती है आपके पदार्थ से। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य दो चीजें होती है दोस्तों, एक होता है द्रव। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, और एक होता है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है मैटर, जिसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? पदार्थ के नाम से। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि भाई पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, यहां से चैप्टर शुरू होगा। तो सुनिए बात को ध्यान से। दुनिया में हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ जगह घेरती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे दोस्तों ये एक मार्कर है, इस मार्कर का कुछ वजन है, वजन मतलब 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक द्रव्यमान है और इसको अगर मैं कहीं पे रखता हूं तो ये कुछ जगह घेरता है, इसका मतलब ये क्या हुआ? पदार्थ। तो पहली परिभाषा इस चैप्टर की आती है, पदार्थ क्या होता है? हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो कुछ जगह घेरती है उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। वीडियो को रोक लीजिए, मतलब लिख लीजिए इस परिभाषा को कि हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ जगह घेरती है उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब दोस्तों बात शुरू होती है कि भैया पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि यार ये मार्कर किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप क्या करोगे? इस मार्कर को तोड़ना शुरू कर दोगे। तोड़ते 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 सबसे लास्ट में जो आपको मिलेगा आप मुझे वो ला करके दे दोगे कि सर ये मार्कर इससे मिलकर बना है। ऐसा ही कुछ किया हमारे डाल्टन ने। डाल्टन एक महान वैज्ञानिक थे। इस इंसान ने क्या किया? इस इंसान ने एक पदार्थ को लिया और उस पदार्थ को लेकर के, पदार्थ क्या होता है? ये कुर्सी, चेयर, ये जो आप देख रहे हो कैमरा, ये जो आप देख रहे हो बोर्ड, ये मार्कर, ये सब पदार्थ है। तो किसी पदार्थ को लिया और उस पदार्थ को छोटे 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 टुकड़ों में काटना शुरू किया। जब वो ऐसा करता गया तो लास्ट में उसको एक ऐसी चीज मिली जिसको वो और ज्यादा छोटा नहीं कर पाया। मतलब पदार्थ को तोड़ते 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 लास्ट में उसको एक ऐसी चीज मिली जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ पाया, तो उसको उसने नाम दिया एटम। अब उसने उसको एटम नाम ही क्यों दिया? क्योंकि डाल्टन जो था ना वो एक ग्रीक साइंटिस्ट था, तो ग्रीक भाषा के अंदर इसने जो किया वो ग्रीक भाषा में किया, और ग्रीक जो भाषा होती है उसमें ए का मतलब होता है नॉट, मतलब नहीं। टम का मतलब होता है डिविजिबल, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब आया समझ में? जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो एटम 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 एटम, वो एटम क्यों है? क्योंकि ग्रीक भाषा के अंदर ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिविजिबल। तो जिसको नहीं तोड़ सकते हो वो क्या है? एटम है। और हम लोगों ने हिंदी में इसको क्या नाम दिया? परमाणु। तो परमाणु को कहा जाता है पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण। मतलब परमाणु क्या है? परमाणु है पदार्थ का वो सबसे छोटा जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा, और अविभाज्य मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। उस वाले कण को अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और एटम को हमारी मातृभाषा में परमाणु कहा जाता है। तो यहां तक चमका। पहली बात, पदार्थ जो होता है हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ जगह घेरती है उसे मेरे दोस्तों पदार्थ कहते हैं। दूसरी बात, पदार्थ को जब तोड़ना शुरू किया डाल्टन ने तो तोड़ते तोड़ते लास्ट में उसको क्या मिला? एक ऐसा कण जिसको वो और नहीं तोड़ सकता था, तो उस कण को उसने क्या नाम दिया? एटम। तो एटम होता है पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण। अब आगे की कहानी सुनो।
तो डाल्टन बाबा ने तो कह दिया कि भाई परमाणु को नहीं तोड़ सकते, बट डाल्टन बाबा के बाद में 3 बाबा और आए। तो 3 बाबाओं ने कहा कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। और परमाणु को किस किस में तोड़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन में तोड़ सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में तोड़ सकते हैं, इंग्लिश में भी प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। तो जब ये भाई साहब अपनी थ्योरी देके निकल गए तो उसके बाद 3 बंदे और आए और 3 बंदों ने 3 चीजों को ढूंढ दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, और किस किस में? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन ने। भाई नाम इंग्लिश में ही रहेंगे, बंदों के नाम अंग्रेज थे, इंग्लिश में रहेगा। प्रोटॉन की खोज करी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक ने। अब यहां सवाल यह आता है कि सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज इन बंदों ने कर दी, बट हमको याद कैसे रहेगा? तो मैंने एक ट्रिक बना रखी है आपको याद कराने के लिए, वो सुनिए। आप ऐसे याद करोगे, ईंट पर गिरकर नाच। ईंट पर गिरकर नाच, लिख लोगे ऐसे, ईंट पर गिरकर नाच। ईंट, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन ने। पर गिरकर, प्रोटॉन की खोज करी गोल्डस्टीन ने। नाच, न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक ने। तो इस रामबाण से आपको याद हो जाएगा कि ईंट पर गिरकर नाच से हमें याद हो जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज करी गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक ने। अब दोस्तों एक बात समझ में आ गई कि परमाणु के अंदर 3 लोग होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह होता है कि ये तीनों एक परमाणु में कहां होते हैं? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि एक घर में 3 लोग रहते हैं, राम और श्याम और मोहन, तो ये तीनों लोग घर में कहां कहां रहते हैं, ये अगला प्रश्न होगा। बिल्कुल वैसे ये समझ में आ गया कि जो परमाणु है वो 3 लोगों में बटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, पर ये कहां कहां पर है ये हमें नहीं पता था। इसलिए जब इनकी खोज होना शुरू हुई तो उसके बाद बनने लगे मॉडल। ये रियल लाइफ वाला मॉडल नहीं है, ये है साइंस वाला मॉडल। और इसका मतलब होता है, इसका काम क्या था? इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं दोस्तों, E माइनस से, प्रोटॉन को दिखाते हैं P प्लस से, न्यूट्रॉन को दिखाते हैं N से। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की स्थिति बताने के लिए, स्थिति बताने हेतु क्या बनना शुरू हुए? मॉडल बनना शुरू हुए। और मॉडल में सबसे पहला मॉडल जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो है थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल, ठीक है। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन का चिन्ह जो होता है वो E माइनस क्यों होता है वो सुन लो। इलेक्ट्रॉन के E के कारण तो E लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए माइनस आता है। प्रोटॉन के P के कारण तो P लेते हैं, और प्रोटॉन पे होता है धनावेश, प्लस में आवेश होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या आता है? प्लस आता है। और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, मतलब इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए सिंपल न्यूट्रॉन के लिए अपन क्या लिख देते हैं? N लिख देते हैं। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं थॉमसन का मॉडल। तो यहां तक आप पहले कॉपी कर लीजिए आराम से वीडियो को रोक करके, फिर हम जो है थॉमसन का मॉडल शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि थॉमसन का मॉडल क्या था। अब देखो, थॉमसन का मॉडल जब आया था तो केवल 2 लोगों की खोज हुई थी, एक तो इलेक्ट्रॉन की और एक प्रोटॉन की। जब इस बंदे ने अपना मॉडल दिया था तो कौन कौन का पता था? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो इनके पास काम यही था कि इनको यह बताना था कि इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है एक परमाणु में और प्रोटॉन कहां पर रहता है एक परमाणु में। तो इन्होंने अपना मॉडल कुछ इस तरह से दिया कि परमाणु जो होता है
वो एक धनावेशित गोला होता है। परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है, और उस धनावेशित गोले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो धसे हुए हैं। तो इस बंदे ने ये कहा कि परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है। गोले का मतलब होता है एक गेंद, जैसे अपन गेंद होती है बिल्कुल वैसा ही परमाणु एक धनावेशित गोला है, और उसके अंदर कौन धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। अब ये मॉडल जैसा है ना, लोगों को टफ लगा, समझ में नहीं आया, तो उसने कहा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई तरबूज है, तो उस तरबूज के जो लाल वाला हिस्सा है, उस लाल वाले हिस्से को मान लो कि वो आपका प्रोटॉन है। धनावेशित गोला मतलब प्रोटॉन है, और जो उसके अंदर बीज है, उस बीज को आप मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन है। तो बंदे ने कुछ ऐसा कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तरबूज का लाल वाले हिस्से को आप मान लो कि वो धनावेशित है, और उसके अंदर माइनस के जो बीज दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है जो उसमें धसे हुए हैं। ठीक है, इसको इसने एक और तरीके से बनाने के लिए कहा कि या तो आप ऐसे बना लो या आप ऐसे बना लो, कि ये आपका परमाणु हो गया जो एक गोले के रूप में है। इसके अंदर जितने प्लस हैं, मान लो 5 प्रोटॉन हैं, ठीक है, तो इसने कहा कि 5 प्रोटॉन हैं तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके मॉडल को हम दोनों तरह समझ सकते हैं कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, और दूसरी बड़ी बात, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इस बात की खासियत क्या है। हाँ तो दोस्तों, दो बातें समझाइए, दो बातें लिखी हैं। पहली बात है, इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात, परमाणु में जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इससे क्या होता है, देखो, प्रोटॉनों के ऊपर होता है प्लस चार्ज अर्थात धनावेश पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, ऋणावेश अर्थात नेगेटिव। अब अगर आपके पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन बराबर है इलेक्ट्रॉन के, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना कुल धनावेश है वो बराबर होगा जितना कुल ऋणावेश है उसके। सही है, तो अगर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, इसका मतलब एक परमाणु में कुल धनावेश बराबर होता है कुल ऋणावेश के। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो जितना प्रोटॉनों के ऊपर आवेश है प्लस में, उतना ही इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आवेश है माइनस में। और अगर प्लस के 5 और माइनस के 5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 0। सही बात है, तो जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो परमाणु का नेट आवेश जो है, नेट मतलब जोड़ दो दोनों को, तो एक प्लस में एक माइनस में और बराबर है तो जुड़ के 0 आ जाएगा। प्लस का 5 माइनस का 5 0 होता है, तो परमाणु का नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है। और किसी का भी नेट आवेश 0, इसका मतलब वो उदासीन है। तो यहां पे सीखने को मिलता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। और दोस्तों यही वो सबसे अच्छी बात है, आपसे कोई भी पूछे कि थॉमसन के मॉडल की सबसे खास बात, सबसे दमदार बात, सबसे खूबसूरत बात और सबसे सच्ची बात क्या है, तो वो यही है कि परमाणु उदासीन होता है। हर परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह आज भी सच है। हर परमाणु के अंदर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, यह आज भी सच है। और एक परमाणु के ऊपर नेट आवेश 0 होता है, यह आज भी सच है। ठीक है, तो ये भाई साहब की सबसे अच्छी बात है, और इसी बात के कारण हम इनको देते हैं नोबेल प्राइज। इसी कारण से थॉमसन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज। ठीक है यहां तक। अब इस मॉडल की कमी क्या है, तो थॉमसन मॉडल की कमी क्या है, वो कमी सुनिए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस मॉडल के बनते वक्त केवल 2 ही लोग ज्ञात थे, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। बाद में अवतार लेता है हमारा न्यूट्रॉन,
तो जब न्यूट्रॉन की खोज होती है और थॉमसन से पूछा जाता है कि सर अब आप प्लीज बताइए कि न्यूट्रॉन कहां पर है, तो ये थॉमसन अपने मॉडल के अंदर ये नहीं समझा पाता है कि न्यूट्रॉन कहां है, और यही इसकी हार का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि न्यूट्रॉनों की खोज के बाद हमारा थॉमसन ये नहीं बता पाया था कि न्यूट्रॉन कहां है। ठीक है, लिख देता हूं मैं इस बात को। तो न्यूट्रॉनों की खोज के बाद वो उसकी परमाणु में स्थिति नहीं बता पाए थे, ये इनकी कमी थी। और इनकी सबसे खूबसूरत बात क्या थी? इनकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इन्होंने ये कहा था कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। तो इनकी खुशी वाली बात भी याद रखनी है और इनकी गम वाली बात भी याद रखनी है। जब इनका सारा तामझाम पूरा हो गया तो उसके बाद एक प्रयोग हुआ। वो प्रयोग था इनके काम के बाद में, काफी साल बाद एक प्रयोग हुआ जिसका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक बंदे का नाम है, डरने की जरूरत नहीं है। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो एक प्रयोग होता है जिसका नाम क्या था? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो अब हमको उसके बारे में पढ़ना है। फिलहाल आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। बने बनाए नोट्स चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया थॉमसन का मॉडल। दो बातें खास हैं कि भैया जितना प्लस है उतना माइनस है, नेट आवेश शून्य है। दूसरी बात इसकी कमी यह है कि इसमें जब न्यूट्रॉनों की खोज हुई तो वो ये नहीं बता पाया था कि न्यूट्रॉन कहां पर है। ठीक है, फिर आता है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जो अब हम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब हम शुरू करते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। देखो, रदरफोर्ड का प्रयोग बहुत सिंपल था। अगर आपको जानना है कि ये दीवार किससे मिलके बनी है तो एक ही तरीका है, इस दीवार को तोड़ दो, अंदर जो भी निकलेगा ये दीवार उससे मिलके बनी है। तो रदरफोर्ड ने भी सोचा कि अगर पता लगाना है कि एटम किससे मिलके बना है और एटम के अंदर कौन कहां कहां है, तो एक काम करते हैं, एटम को तोड़ देते हैं। एटम टूट जाएगा, अंदर से कुछ बाहर आएगा और हमको समझ में आएगा कि वो किससे मिलके बना है। अब एटम को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, और एटम ऐसे हवा में नहीं मिलता है, एटम बहुत छोटा होता है, दिखता भी नहीं हमारे को ऐसे। तो इसने कुछ दिमाग लगाया और ऐसा कोशिश किया कि कैसे भी करके हम एटम को तोड़ पाए। तो वो जो कैसे भी हुआ ना, वो मैं आपको समझाऊंगा इस प्रयोग में। ठीक है, रदरफोर्ड का एक्चुअल में ये जो प्रयोग किया था उसके दो शिष्यों ने किया था, और उन दो शिष्यों का नाम था गीगर और मार्सडन। गंदे से नाम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। गीगर और मार्सडन इन्होंने किया था। तो जो गीगर था और मार्सडन था वो इनके स्टूडेंट थे, और ऑब्वियस सी बात है ये हमारे सर थे, तो सर का नाम चलता है, स्टूडेंट्स का नाम नहीं चलता। तो गीगर मार्सडन ने मिलकर किया था और रदरफोर्ड उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, नाम चलता है रदरफोर्ड का। अब किसी भी प्रयोग को समझाते हैं तो उसके तीन हिस्से होते हैं। पहले यह बताया जाता है कि जो प्रयोग था उस प्रयोग का सेटअप कैसा था, मतलब उस प्रयोग का जो प्रयोग किया गया था वो कैसे किया गया था। तो सबसे पहली चीज आती है प्रायोगिक व्यवस्था। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रायोगिक व्यवस्था क्या थी, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि प्रेक्षण क्या थे, और उन प्रेक्षणों के आधार पर हम समझेंगे कि इसका परिणाम क्या था। ठीक है, ध्यान से देखिए। प्रायोगिक व्यवस्था में सबसे पहले इन्होंने एक ऐसा तत्व लिया जो तत्व रेडियो एक्टिव तत्व था। अब रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है? तो रेडियो एक्टिव तत्व वो होता है जो अपने अंदर से अल्फा किरणें, अभी जो दिख रहा है ना आपको ऐसा, इसको बोलते हैं अल्फा, ALPHA, अल्फा, जो अपने अंदर से अल्फा किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें निकाल सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। फिलहाल इन्होंने ऐसा लिया था
जो किनको निकालता है, अल्फा किरणों को। अब अल्फा किरणें क्या होती हैं? अल्फा किरणें धनावेशित किरणें होती हैं। अल्फा किरणें क्या होती हैं? धनावेशित किरणें होती हैं। तो इन्होंने जिन किरणों के स्रोत को लिया था वो कौन था? रेडियोएक्टिव तत्व था। और वो एक ऐसा रेडियोएक्टिव तत्व था जिसमें से क्या बाहर निकलता है? अल्फा किरणें। और अल्फा किरणों पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। फिलहाल आप मेरे साथ धीरे धीरे देखते जाइए, आपको सब समझ में आएगा। यहां तक ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि ये अगर रेडियोएक्टिव तत्व है तो ये अपने चारों तरफ किन किरणों को फैलाएगा? अल्फा किरणों को फैलाएगा। तो अगर ये अपने चारों तरफ अल्फा किरणों को फैला रहा है तो वो किरणें चारों तरफ जाएंगी। हम नहीं चाहते कि वो चारों तरफ जाए, हम चाहते हैं कि वो एक ही दिशा में जाए। तो ऐसा करने के लिए हम इसके चारों तरफ एक ऐसा बॉक्स रख देते हैं और इस बॉक्स को हम बोलते हैं लेड बॉक्स। लेड का बना हुआ होता है ये, तो लेड बॉक्स। अब क्या होगा? जो भी किरणें इसमें से निकलेंगी, जो भी अल्फा किरणें इसमें से निकलेंगी वो सामने जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई अल्फा किरणें। अब ये जो अल्फा किरणें आ रही है, हम चाहते हैं कि ये किरणें और ज्यादा संकुचित होकर के शार्प होके जाए। ये हम जो चाहते हैं वो सुनिए, हम ये चाहते हैं कि ये किरणें और ज्यादा संकुचित होकर शार्प होकर के जाए। तो ऐसे में हम यहां पर इस तरह से एक सेटअप कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लिट। स्लिट बोलते हैं इसको, SLIT। हिंदी में भी स्लिट, इंग्लिश में भी स्लिट। ये कंक्रीट की बनी हुई दीवार मान लो आप तो ऐसे। तो अब इस दीवार में कितना ज्यादा छेद है? इतना ज्यादा छेद है। तो इतने में से ही अल्फा किरणें आ सकती हैं, बाकी रुक जाएंगी। तो यहां से जो किरणें निकल के आएंगी वो किरणें एकदम शार्प होंगी, पैनी होंगी। तो इसको बोलते हैं अल्फा किरण का पुंज, बीम बोलते हैं इसको। फिर से समझो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आसान है कि रेडियो एक्टिव तत्व लिया, रेडियो एक्टिव तत्व के चारों तरफ लेड का बॉक्स रख दिया, अल्फा किरणें आ रही हैं। जो अल्फा किरणें आ रही हैं वो अल्फा किरणें एक पुंज के रूप में आ जाएं, पास पास आ जाएं, उसके लिए अपन ने क्या लगा दिया? एक स्लिट को लगा दिया। स्लिट आप ऐसा मान लो कंक्रीट की दीवार है, बीच में छेद है। अब इसका करना क्या है? ये अल्फा किरणें जाकर के टकराती हैं सोने की पन्नी से। बिल्कुल वही सोना जो बहुत महंगा है, वही सोना जिसकी ज्वेलरी बनती है, उसी सोने की बात हो रही है। तो ये जो अल्फा किरणें हैं, ये अल्फा किरणें जाकर के टकराती हैं किससे? आपके सोने की पन्नी से। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सोने की पन्नी क्यों? ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, रटने का काम नहीं करना है, अपन हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, बहुत सारे परमाणु, अगर जैसे एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा परमाणु, ऐसे बहुत सारे परमाणु मिलते हैं तो एक परत बनती है। एक परत के ऊपर दूसरी परत होती है, दूसरे के ऊपर तीसरी परत होती है, और ऐसे आपका जो तत्व है वो मोटा होता जाता है। सही बात है? अब सुनना, ये जो आपके पास है ये मान लो सोने की पन्नी है। अब इस सोने की पन्नी को अगर मैं हथौड़े से पीटना शुरू करूंगा तो पीटने पर क्या होगा? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक परत चढ़ी हुई है। जैसे ही मैं इसको पीटना शुरू करूंगा, कुछ परतें, जैसे ये जो परत है, पीटने पे चपटी हो जाती है, पता है आपको। तो पीटने पे चपटी क्यों होती है? कि एक परत जो है वो दूसरी परत से थोड़ी खिसक जाती है ऐसे। तो ये क्या हो जाती है? चपटी हो जाती है। और पीटूंगा तो और पीटने पर क्या होगा? एक और परत जो है, एक और परत जो है वो अपनी ऊपर वाली परत से क्या हो जाएगी? खिसक जाएगी। तो इस तरह से जब हम पीटना शुरू करते हैं सोने को, तो पीटने पर सोने की एक परत से उतर करके दूसरी परत, और जो परतें हैं वो धीरे धीरे उतर करके चपटी होती जाती हैं। तो अगर मैं इसको पीट पीट के एकदम पतला कर दूं तो लास्ट में मैं ये बोल सकता हूं कि इस तरह की एक परत के ऊपर एक परत की जगह मुझे ऐसा मिलेगा। तो परतों पे परतों थी, पीट पीट के उसको ऐसा कर दिया। अब ये क्या बचा है? ये बचा है केवल एक ऐसी परत
जिसमें परमाणुओं का गुच्छा है। तो इसके ऊपर वार करना मतलब परमाणु के ऊपर वार करना, और परमाणु पे वार करेंगे तभी वो टूट करके आपको बताएगा कि उसके अंदर क्या है। फिर से एक बार, जो आपका तत्व होता है उसमें एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, चौथी पे पांचवी, ऐसे होती है। जब अपन उसको पीटना शुरू करते हैं तो पीटने पे एक परत खिसक करके आगे आ जाती है, फिर दूसरी खिसक करके आगे आ जाती है, फिर लास्ट में अगर बहुत ज्यादा पीट देते हैं तो एक ही परत से मिलकर के वो तत्व बनता है। अब सोने की खास बात ये होती है कि सोने को पीट पीट के बहुत पतला किया जा सकता है। आघात वर्धिता कहते हैं इसको, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सोने को पीट करके बहुत पतला किया जा सकता है। तो बहुत पतला कर दिया, पतला करने का मतलब है कि मान लो इतना सा बचा है, तो अब ये जो है इसके अंदर अगर इसको देखें तो इसके अंदर इस तरह से परमाणुओं का गुच्छा होगा। सही बात है। तो इस पे हमला करना मतलब परमाणु पे हमला करना, जबकि अगर पीट के पतला नहीं किया होता तो क्या होता, इसके ऊपर एक और परत होती, एक और परत होती, तो इसके ऊपर अगर आप एक और परत रखोगे तो परमाणुओं की एक और परत आ गई। तो अब इस पे हमला करना मतलब दो परमाणुओं पे हमला करना, और दो पे हमला करोगे तो मजा नहीं आएगा, और परत होगी तो और उसके ऊपर परमाणु आ जाएंगे। तो समझ रहे हो, पीट पीट के हमने इसको पतला कर दिया ताकि केवल कितनी परत बचे, एक परत बचे। और पीट के पतला सबसे ज्यादा आप किसको कर सकते हो, सोने को, इसलिए किसकी पन्नी ली अपन ने, सोने की पन्नी ली है। देखो दोस्तों, मेरे हर वीडियो में मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा समझ में आए। टॉपिक रटने वाली बात नहीं है, साइंस रटने का काम नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रटने के सब्जेक्ट होते हैं, साइंस नहीं होती है। तो हर एक चीज आपको समझनी है, कोशिश करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो फिलहाल सोने की पन्नी क्यों काम में ली, ताकि हम परमाणु को पकड़ सके। अब जब ये किरण पुंज टकराएगा तो टकराने के बाद फैलेगा, इससे टकरा करके फैलेगा। अब फैल करके कहां जा रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम इसके लिए पीछे एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा देते हैं, इस तरह की। फोटोग्राफिक फिल्म लगा देते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है, देखो दोस्तों, पहले के जमाने में कैमरे जो आते थे उनमें रील डलती थी, वो जो रील होती है उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। इस फोटोग्राफिक फिल्म की खासियत ये होती है कि जैसे ही इसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है या कोई किरण पड़ती है, जैसे यहाँ पे कौन सी किरणें पड़ने वाली हैं, अल्फा किरणें, तो जैसे ही उस पर कोई किरण पड़ती है उसमें एक फ्लैश बन जाता है, मतलब एक धब्बा बन जाता है। और अगर वहां पे धब्बा बन जाएगा, फ्लैश बन जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी अल्फा किरण टकराने के बाद कहां गई। इसलिए अपन पीछे क्या लगा देते हैं, एक फोटोग्राफिक फिल्म, और इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जेडनेस की परत चढ़ी हुई होती है। जेडनेस का मतलब होता है जिंक सल्फाइड। तो ये जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म है इसके ऊपर कौन सी परत होती है, जेडनेस की परत होती है। ठीक है। और इन सबको, इस पूरे सेटअप को, इस पूरी प्रायोगिक व्यवस्था को हम किस में रख देते हैं, इसको रख देते हैं हम एक निर्वात चैम्बर में। निर्वात चैम्बर का मतलब एक ऐसा चैम्बर जिसके अंदर हमने वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप आप सब लोग जानते हो, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो यहां पे ऐसे वैक्यूम पंप लगा करके हम सारी हवा बाहर खींच लेते हैं, तो अंदर क्या बन जाता है, निर्वात। तो ये था दोस्तों प्रायोगिक व्यवस्था। आराम से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, फिर मैं आपको प्रेक्षण समझाऊंगा। जो आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, उस रेडियो एक्टिव तत्व को काम में लिया। उस रेडियो एक्टिव तत्व से कौन सी किरणें बाहर निकलती हैं, अल्फा किरणें बाहर निकलती हैं। ये अल्फा किरणें चारों तरफ ना फैले, इसके लिए अपन ने क्या लगा दिया, एक लेड का बक्सा लगा दिया जिसमें आगे छेद है, तो केवल यहां से अल्फा किरणें आ सकती हैं। इन अल्फा किरणों को और पास में लाने के लिए हमने इस तरह से कंक्रीट की दीवार लगा दी, जिसको अपन स्लिट कहते हैं, जिसमें एक छोटा सा छेद होता है। यहां से किरण पुंज आया, सोने की पन्नी से टकराया। सोने की पन्नी से टकराने का मतलब परमाणु से टकराना होता है, मैंने आपको समझाया। फिर जब फैल रही है तो फैल करके कहां जा रही है, इसका पता लगाने के लिए हमने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी,
और फोटोग्राफिक फिल्म की खासियत ये होती है कि इस पे जब भी आकर के किरणें टकराएंगी तो वहां पे एक धब्बा बनेगा और हमें पता चल जाएगा कि यहां पर आकर के टकराव हुआ है। ठीक है, अब आप यहां तक इसको बना लीजिए आराम से वीडियो को रोक करके, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका प्रेक्षण। और इसको बना लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा अभी, फिर आपको देखने के लिए वो चाहिए होगा वहां पे जब मैं आगे का टॉपिक समझाऊंगा। चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें आसान हैं और मेरी कोशिश है कि मैं कुछ भी रटवाऊं नहीं, मैं हर एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। यहां तक बनाइए, फिर हम प्रेक्षण करते हैं। हाँ जी, तो अब समझते हैं अपन कि उसके प्रेक्षण क्या थे। प्रेक्षण को हिंदी में कहते हैं दोस्तों ऑब्जर्वेशन। तो हमें यह देखना है कि इस प्रयोग के ऑब्जर्वेशंस क्या थे। देखो प्रयोग बहुत सिंपल है, अब तो समझ में आ ही गया होगा आपके, मैं हल्का सा और आपको क्लियर कर देता हूं। यहां से हम भेजेंगे अल्फा किरणें, ऐसे मान लो यहां से हम भेजेंगे अल्फा किरणें और ये है हमारा पर्दा। सिंपल समझा रहा हूं है ना, पर्दे का मतलब वही जेडएनएस, वही फोटोग्राफी प्लेट। अब यहां से किरणें जाएंगी, हमारे पर्दे से टकराएंगी और हमें ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है प्रेक्षण। जो प्रयोग किया है उस प्रयोग में क्या दिख रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेक्षण कहते हैं। ओके, अब सुनिए हम क्या देखते हैं। पहला प्रेक्षण मिलता है अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर जाती हैं। अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर जाती हैं, मतलब मान लो हमने यहां से इतना हिस्से से किरणें भेजी तो हमें, आपको पता है फोटोग्राफिक प्लेट है और इसके ऊपर क्या आने वाला है, फ्लैश आने वाला है। तो हमने यहां से किरणें भेजी और हमें अधिकांश फ्लैश यहीं पे मिलता है। तो यहां से किरणें भेजी और अधिकांश फ्लैश यहीं पे मिल गया, इसका मतलब क्या है, किरणें अधिकांश जो है वो बिल्कुल सीधी चली गई। देखो बहुत सिंपल है यार, आपने यहां से किरणें भेजी थी और सामने स्क्रीन है, तो जहां से भेजी आपको अधिकांश धब्बे, अधिकांश स्पॉट कहां मिले, यहीं पे मिले। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहां से कुछ भेजा और वो बिल्कुल सीधा गया और टकरा करके यहां पे मिल गया। तो पहली चीज थी अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर गई। दूसरा, कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गई। ठीक है, कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गई, इसका क्या मतलब है, हुआ ये कि हमें कुछ धब्बे यहां पे मिले, कुछ धब्बे यहां पे मिले। अब सोचने वाली बात है, हम किरणें तो यहां से भेज रहे हैं तो धब्बे कहां मिलने चाहिए हमको, यहां पे, बट कुछ धब्बे यहां मिल रहे हैं, कुछ धब्बे यहां मिल रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा हुआ होगा कि कुछ किरणें ऐसे आती आती यूं चली गई होंगी और वहां पे जाकर उन्होंने क्या बना दिया होगा, धब्बा, फ्लैश, और कुछ किरणें यहां से यूं चली गई होंगी। तो अपने रास्ते से मुड़ जाना, अपने रास्ते से मुड़ जाना, इसको अपन क्या बोलते हैं, विक्षेपित होना। तो कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गई, छोटे से कोण से क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। ये हमारा दूसरा प्रेक्षण था। तीसरा, लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरण वापस लौट आई। मतलब हुआ क्या, हमने एक फोटोग्राफिक फिल्म आगे लगा रखी थी, एक फोटोग्राफिक फिल्म हमने पीछे भी लगा रखी थी। यहां भी पर्दा था, वही पर्दा, फोटोग्राफिक फिल्म जेडएनएस, आपको दिखाया था ना डायग्राम में, यहां फोटोग्राफिक फिल्म थी तो वैसे गोल थी, मतलब आगे भी थी पीछे भी थी। तो हम क्या देखते हैं, एक कमाल चीज, जादू। जादू क्या था, जो पीछे फोटोग्राफी फिल्म लगा रखी थी उस फिल्म के ऊपर भी हमें एक धब्बा या दो धब्बा दिखाई देता है। अब दोस्तों ये जो अल्फा कण था, आपको याद है ये अल्फा कण लेड के बॉक्स में बंद था। तो अगर ये अल्फा कण लेड के बॉक्स में बंद था तो अल्फा किरण तो सामने आनी चाहिए थी। अब अल्फा किरण पीछे क्यों आई, ये धब्बा पीछे क्यों आया,
तो धब्बा पीछे तभी आ सकता है जब कोई किरण जो यहां से निकली वो किरण गई हो और टकरा करके पीछे आ गई हो। सही बात है ना, वापस लौट आई हो। तो जो प्रकाश, जो अल्फा किरण आगे गई वो टकरा करके वापस आ गई और वापस आकर के उसने पीछे क्या बनाया, धब्बा बनाया। तो हमें ऐसा देखने को मिला कि 20,000 में से एक अल्फा किरण वापस आ जाती है। ये 3 तरह के प्रेक्षण आपके सामने थे। अब मैं समझाता हूं इन तीनों प्रेक्षण से हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं। अब मैं तीनों प्रेक्षण एक बार वापस से आपको समझा देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने इस डायग्राम से समझाया, मैं एक और डायग्राम बना के समझा देता हूं ताकि आपका दिमाग उस चीज को अच्छे से पकड़ पाए। देखो बच्चों, ये रहा आपका अल्फा किरण का स्रोत, ये रहा अपना लेड का बॉक्स, सामने अपनी जा रही है अल्फा किरणें, ये अल्फा किरणें जा रही हैं। यहां पर ने क्या लगा रखा है, स्लिट। ये किरणें जाएंगी, किससे टकराएंगी, हमारी सोने की पन्नी से टकरा के फैलेगी। और हमने पता लगाने के लिए कि कहां फैल रही है, चारों तरफ क्या लगा रखी है, फोटोग्राफिक प्लेट। ये पूरी फोटोग्राफिक प्लेट है, वापस से बनाया ताकि आपको समझा सकूं। अब हम क्या देखते हैं कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर जाती हैं, मतलब मैक्सिमम फ्लैश अपन को कहां मिलता है, बिल्कुल सामने। जहां अल्फा किरण रखी हुई है वहीं फ्लैश मिलता है। इसका मतलब यह है कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर गई। अब इसका कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है, अब सोचना। बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं, बीच में सड़क है, बहुत सारे लोग इधर से भागते हुए आ रहे हैं और सीधे निकल जाते हैं। या एक कमरा है, उस कमरे में सामने से बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं और सीधे निकल जाते हैं। तो सीधे कब निकल सकते हैं अधिकांश लोग, जब वो कमरा खाली हो। सीधी गाड़ियां कब जा सकती हैं, जब वो सड़क खाली हो, क्योंकि अगर सड़क खाली नहीं है तो गाड़ियां इधर होके इधर होके इधर होके जाएंगी। अगर कमरा खाली नहीं है तो जो आदमी आ रहे हैं वो बीच बीच में जो रुकावटें आएंगी उनसे घूम घूम के जाएंगे। बट अधिकांश अल्फा किरणें सीधी निकल गई, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खाली होता है। सही बात है। फिर से एक बार, खाली कमरा है सीधे निकल जाएंगे, और अगर आपकी खाली रोड है गाड़ियां बिना मुड़े सीधी निकल जाएंगी, और अगर गाड़ियां सीधी निकल रही हैं इसका मतलब अधिकांश हिस्सा क्या है, खाली है। हमारी अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर गई, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो कैसा होता है, खाली होता है। तो इसका परिणाम यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। ठीक है, जैसे मान लो ये परमाणु है, ध्यान से देखना बच्चों, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ये परमाणु है तो अधिकांश अल्फा किरणें सीधी निकल गई ऐसे। तो अधिकांश अल्फा किरणें सीधी क्यों निकली, क्योंकि कुछ है ही नहीं, अंदर खाली है, तो उनको किसी ने डिस्टर्ब किया ही नहीं, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया तो सीधी निकल गई। सिंपल। आगे, कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गई। अब इसको समझते हैं। देखो भैया, ये जो किरणें आ रही हैं, ये किरणों पे आवेश कौन सा है, तो शुरुआत में मैंने आपको समझाया कि अल्फा किरणों के ऊपर धनावेश होता है, प्लस होता है। तो ये किरणें आ रही हैं, ये प्लस है। अब मान लो बीच में मैं एक प्लस रख दूं, तो प्लस और प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। सुनना, ये किरणें आई, यहां तक पहुंची, इनके ऊपर प्लस आवेश है, ये भी आपका क्या है, प्लस। प्लस प्लस में क्या हुआ, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण का सामना करते ही इसको, इसने और इसने इसको धक्का दिया, धक्का देने से ये ऐसे हो गई और यूं निकल गई। फिर से, ये आपके अल्फा किरणें हैं जिन पे प्लस है, ये आपका नाभिक है जिस पे प्लस है, ये अल्फा किरणें आई, इस प्लस ने इस प्लस को धक्का दिया। अब देखो, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, प्लस प्लस दुश्मन होते हैं, माइनस माइनस दुश्मन होते हैं, प्लस माइनस दोस्त होते हैं। तो ये जो प्लस है ये भी प्लस है, इसने इसको धक्का दिया तो ये इससे दूर हट करके ऐसे निकल गई। मतलब बीच में एक प्लस है और जो किरणें
ऐसे आई थी वो इस प्लस के धक्के के कारण ऐसे निकल गई, जो किरणें ऐसे आई थी वो इस प्लस के धक्के के कारण ऐसे निकल गई। देखा ना आपने, जो फ्लैश यहां मिला अपन को, कुछ फ्लैश यहां मिला, तो हम तो यहां से भेज रहे हैं, फ्लैश यहां क्यों मिल रहा है? क्योंकि अल्फा किरणें आई टकरा के इस तरह से घूम करके यहां पहुंची और उन्होंने क्या उत्पन्न किया? फ्लैश। तो कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो जाती हैं, इसका मतलब परमाणु के केंद्र में धनावेश है, धनावेश उपस्थित है। सही बात है ना भाई, प्लस ही प्लस को धक्का दे सकता है, तो हम यही तो ढूंढ रहे थे कि प्रोटॉन कहां पर है। मिल गया, प्रोटॉन कहां है? बीच में है। देखो गड़बड़ नहीं करनी है, समझना है कि जो अल्फा किरणें ऐसे ऊपर से जा रही थी, ये वाली, आप बोलोगे सर इसको क्यों नहीं धक्का दिया? भैया ये जो किरण जा रही थी वो इससे दूर है ना, तो ये इससे इतनी दूर है कि उसको फर्क नहीं पड़ा, सीधी निकल गई। जो किरण ऐसे आई उसको इसने क्या किया? धक्का दिया, रिपेल किया, अपोज किया, प्रतिकर्षित किया, जिसके कारण वो ऐसे होके यूं निकल गई। तो इसका मतलब बीच में क्या उपस्थित है? प्लस उपस्थित है, क्योंकि एक प्लस को जो अल्फा किरणें हैं उसको दूसरा प्लस ही परेशान कर सकता है। ठीक है। तीसरी बात, लगभग 20,000, 20,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 20,000 में से एक अल्फा किरण वापस आई, तो 20,000 में से एक अल्फा किरण वापस आई, तो हमको यह समझना है कि 20,000 में से जो एक अल्फा किरण वापस आई उस बेचारी के साथ क्या हादसा हुआ। सुनो, ये आपका प्लस है जो बीच में है, ये अल्फा किरण है। जो अल्फा किरण इतने दूर से आई थी सीधी निकल गई थी, ये वाली। जो अल्फा किरण ऐसे आई ये भी दूर थी, सीधी निकल गई, ये वाली। जो अल्फा किरण ऐसे आई उसको इसने क्या किया? प्रतिकर्षित किया, घूम करके ऐसे निकल गई, ये वाली। अब जो अल्फा किरण इसके बिल्कुल सामने आ गई, बिल्कुल सामने, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बिल्कुल सामने, एकदम आमना सामना। तो देखो भैया इतना खतरनाक प्रतिकर्षण होगा कि ये और ये जब एकदम आमने सामने आएंगे तो ये घूम करके वापस चली जाएगी। पहली बात तो आप ये समझो, जो दूर थी सीधी निकल गई, जो इससे कुछ दूरी पर आई प्रतिकर्षित होकर ऐसे निकल गई, जो बिल्कुल सामने आ गई वो घूम करके वापस चली गई। अब सोचना काम की बात, अगर ये बड़ा होता, ये प्लस जो है वो बड़ा होता, तो 1 2 3 4 4 किरणें वापस जाती। अगर ये और बड़ा होता तो 50 किरणें वापस जाती। बट 20,000 में से कितनी किरण वापस गई है? केवल एक। इसका मतलब ये बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा है, जिसके कारण इसके ठीक सामने आने वाली प्रकाश किरण 20,000 में से केवल एक है। वापस से समझो, पहली बात तो प्लस है, ये तो यही साबित हो गया था, सूक्ष्म कोण से विक्षेपण के कारण ये साबित हो गया था कि बीच में प्लस है और उस प्लस को इस प्लस ने धक्का दिया है। बट एक किरण का 20,000 में से वापस आना यह साबित करता है कि ये जिस प्लस की बात हम कर रहे हैं ये प्लस बहुत छोटा है, क्योंकि यही प्लस अगर बड़ा होता तो 20,000 में से एक किरण वापस नहीं आती, 20,000 में से 10-15 किरणें वापस आती। ठीक बात है। तो एक ही किरण वापस आई, मतलब ये बहुत छुटकू सा है, छोटा सा है, तो इसके सामने जो जस्ट आ गई थी वो वापस चल गई। ये छोटा है तो इसके सामने आने वाली भी बहुत कम है, 20,000 में से एक है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? मेरा गला सूख गया पढ़ाते पढ़ाते। अगर आपको अभी कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, देख लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरण वापस आ गई, इसका मतलब परमाणु के केंद्र में उपस्थित धनावेश वाला भाग अत्यंत सूक्ष्म है। वो जो प्लस है वो बहुत छोटा है। अगर वो प्लस बड़ा होता तो एक प्रकाश किरण नहीं
बहुत सारी, मैं बार बार प्रकाश किरण बोल रहा हूं, एक्चुअली अल्फा किरण है, एक अल्फा किरण नहीं बहुत सारी अल्फा किरणें वापस आती। तो 20,000 में से केवल एक अल्फा किरण वापस आई है, इसका मतलब परमाणु के केंद्र में जो धनावेश उपस्थित है वो बहुत ही छोटा है। और बाद में ये जो हिस्सा है आपका, इस छोटे हिस्से को नाम दिया गया था नाभिक, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो कितना छोटा है इसको समझाने के लिए आपके रदरफोर्ड ने एक एग्जांपल भी दिया। उसने कहा कि अगर आप फुटबॉल के ग्राउंड को, पहली बात तो एटम बहुत छोटा होता है, उसको हम बड़ा करके सोचते हैं, तो फुटबॉल के ग्राउंड को अगर आप परमाणु मानते हो, अगर फुटबॉल के ग्राउंड को आप परमाणु मानते हो, मतलब ये फुटबॉल का ग्राउंड है, तो उसके बीच में जो मक्खी बैठी हुई है उतना होता है नाभिक। इतना ज्यादा छोटा है। इतना बड़ा फुटबॉल के ग्राउंड को अगर अपन परमाणु मानते हैं, तो उसके बीच में छोटी सी जो मक्खी बैठी हुई है, वो मक्खी किसके बराबर है? नाभिक के बराबर है। इसलिए आप सोचो, उस मक्खी के सामने अगर कोई आएगा तो ही वापस जाएगा। तो मक्खी इतनी छोटी सी है, इसी कारण से 20,000 में से केवल एक ही ऐसा है जो बिल्कुल उसके सामने जा रहा है। देखो ये वाला ग्रीन वाला, ये उसके सामने जा रहा है और टकरा करके वापस जा रहा है। तो ये जो आएगा, ये टकराने का मतलब हो गया रुक जाएगा, टकराएगा नहीं, बस इसके प्रत्याकर्षण के सामने झुक जाएगा और वापस से लौट जाएगा। और ये जब लौटेगा तो ये लौट करके यहाँ पीछे आकर के धब्बा बनाएगा, और हमको जब पीछे धब्बा मिलता है तो समझ में आता है कि कोई अल्फा किरण लौट करके आई है। तो ये था दोस्तों रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। मैंने अपना पूरा कोशिश किया है कि आपके समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगा है तो हैंड टू हैंड इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो ये रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था। इस प्रयोग को मैंने पूरा समझा दिया है। इसके प्रेक्षण हो गए हैं, अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर गई, जिसका मतलब है अधिकांश भाग खाली है। कुछ अल्फा किरणें कुछ छोटे कोण से विक्षेपित हुई, इसका मतलब परमाणु के केंद्र में कहीं ना कहीं धनावेश उपस्थित है। तीसरी बात, लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरण वापस आ गई। 20,000 में से एक अल्फा किरण वापस आ गई, इसका मतलब परमाणु के केंद्र में जो वो धनावेश है वो बहुत छोटा है। अगर ये बड़ा होता तो काफी सारी किरणें वापस आती। ये था रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पे इस बंदे ने जो मॉडल दिया था वो मॉडल क्या था। तो हमारा अगला टॉपिक होगा रदरफोर्ड का मॉडल, जो इस प्रयोग के ऊपर आधारित है। तो ये हमने इस चैप्टर को शुरू किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि 11th 12th 9th 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशंस। थैंक यू।